Please subscribe my channel. सभी को नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 6 हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है वो किन किन से मिलकर बनता है और वो किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले देखिए उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। तो शरीर में बने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट से तात्पर्य है, अपशिष्ट आप जानते हैं ऐसे पदार्थ जिनको शरीर की आवश्यकता नहीं होती है या शरीर में बने हुए ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए किसी प्रकार से लाभदायक नहीं होते हैं। और नाइट्रोजनी से तात्पर्य है कि उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, तो उनको हम बोलते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट। तो इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इनकी मात्रा अगर बहुत अधिक बढ़ जाती है तो फिर ये हमारे शरीर की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। तो इनको बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और ये कार्य जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उस तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन जो अपशिष्ट है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला जो भाग है वो है अमोनिया उत्सर्गी, अमोनोटैनिक। देखो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, अमोनिया दिख रहा है क्या? और दूसरा है उत्सर्गी, अमोनिया उत्सर्गी, संधि होगी ना, अमोनिया प्लस उत्सर्गी तो क्या बना? अमोनिया उत्सर्गी। अर्थात वे प्राणी वे जीव जो अपशिष्ट के रूप में अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। समझ में आ गया? जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका उत्सर्जन है। तो जो अमोनिया के रूप में NH3 के रूप में अपना अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं उन प्राणियों को अमोनोटैनिक या अमोनिया उत्सर्गी कहा जाता है। और देखिए महत्वपूर्ण बात कि अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए जीवों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो अधिक जल की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। ये अधिक जल केवल उन्हीं जीवों को मिल पाएगा जो जीव कहाँ पर रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। तो इस बिंदु से अपन ये भी जोड़ सकते हैं कि पानी में कौन कौन रहता है। तो जैसे यहाँ पर आया अस्थिर मछलियां आई हैं, कुछ जलीय कीट आए हैं, तो वो इस प्रकार के उत्सर्जन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए वह है यूरियो उत्सर्गी। इसमें देखो वही है यूरिया प्लस उत्सर्गी। तो वे जीव जो अपशिष्ट के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, NH2CO ये यूरिया का सूत्र होता है। तो इसके रूप में अपशिष्ट का उत्सर्जन करना क्या कहलाएगा? यूरियोटेनिक कहलाएगा या यूरियो उत्सर्गी कहलाता है। अब इसमें कौन कौन आते हैं? स्तनधारी प्राणी, वे प्राणी जो शिशुओं को स्तनपान करवाते हैं या अपने शरीर पर स्तन को धारण करते हैं उसको हम स्तनधारी कहते हैं। जैसे गाय भैंस, घोड़ा, गधा, मनुष्य आदि। तो ये भी है यूरिया के रूप में यानी अपने मूत्र के रूप में, पेशाब के रूप में, यूरिन के रूप में सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। और इसी प्रकार से जो समुद्री मछलियां हैं वो भी यूरिया का उत्सर्जन करती है। तो ये कहलाएंगे यूरियोटेनिक। तीसरा जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं यूरिको उत्सर्गी या फिर यूरिकोटेनिक। इसमें था यूरियो, इसमें है को, ध्यान देना। तो को से यहाँ पर क्या आ रहा है? क्या मतलब यूरिक अम्ल, और यहाँ पर यो से बन रहा है यानी यूरिया। तो इसमें यूरिया का उत्सर्जन है और इसमें किसका है? यूरिक अम्ल का। यानी वे जीव वे प्राणी जो अपने शरीर से यूरिक अम्ल के रूप में अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं उसको हम बोलते हैं यूरिकोटेनिक। इन जीवों को
यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करने के लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में, छोटी ठोस गोलिकाओं के रूप में ये अपने अपशिष्ट को इस यूरिक अम्ल के रूप में बाहर त्यागते हैं। तो जब गोलिकाएं ठोस होगी तो उस समय उनको जल की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। तो इस विधि को वे ही जीव काम देते हैं, ये वे ही जीवों के अंदर ये विधि पाई जाती है जिन जीवों के अंदर पानी की कमी, जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं तो इनको पानी बहुत ही कम मिलता है। इसी प्रकार से सरीसर जो कि शरीर जमीन पर रेंग के चलते हैं तो वो प्राणी इस प्रकार का शोधन करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल आसान है, नाम से पता लग जाएगा। अमोनियोत्सर्गी, अमोनोटैलिक, दूसरा है यूरियोटैलिक यानी यूरियोत्सर्गी, और तीसरा आपके यूरिकोटैलिक या यूरिको उत्सर्गी। आगे देखिए, मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य में प्रमुख रूप से कौन सा तंत्र उत्सर्जन के रूप में काम करता है? वैसे तो देखिए हमारे शरीर में इनके अलावा या इसके अलावा और भी है, इसमें हमारी त्वचा भी आती है, फेफड़े भी आती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में लगभग 70 से 80% या 85% हमारे शरीर का जो अपशिष्ट का उत्सर्जन करता है वो इस तंत्र के द्वारा ही होता है। अब इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें एक तो आता है, दो वृक्क आते हैं, दायां वृक्क और बायां वृक्क, दो आती है मूत्रवाहिनियां, और एक आता है मूत्राशय और एक आता है मूत्र मार्ग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो नलिकाएं आपको दिखाई दे रही है, एक का नाम है वृक्कशिरा और एक का नाम है वृक्कधमनी। इसमें एक तीर का निशान जाने का और एक तीर का निशान आने का। तो वृक्कधमनी जो आपको दिखाई दे रही है इसमें ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन इसमें है, ऑक्सीजन के आधार पर ही हम उसको शुद्ध और अशुद्ध कहते हैं, लेकिन अन्य अपशिष्ट इसमें मिले हुए हैं। तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर इस नलिका से यहाँ पर आ रहा है, प्रवेश कर रहा है। ऑक्सीजन तो उसमें है, लेकिन ध्यान दो उसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट भी मिले हुए हैं, उसमें यूरिया प्रमुख रूप से मिला हुआ है, तो वो अपशिष्टों से मिला हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन के आधार पर उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध बोलते हैं। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट युक्त ऑक्सीजन युक्त रुधिर इसमें यहाँ पर प्रवेश करता है, और यहाँ जब आता है तो कुछ रुधिर इसमें चला जाता है अपने बाएं किडनी के अंदर, और कुछ रुधिर अपने दाएं किडनी के अंदर चला जाता है। किडनी की संरचना की अगर बात करें तो इसकी संरचना है वो लगभग सेब के बीज के आकार की होती है। सेब के बीज बोले तो कि लगभग 2 से 3 इंच इसकी लंबाई होती है, और लगभग 4 से 5 इंच की, ये तो चौड़ाई हो गई 2 से 3 इंच, और ये क्या होगा इसकी लंबाई हो गई, और ये किस में है? इंच के अंदर है। तो 2 से 3 इंच चौड़ाई और 4 से 5 इंच की लंबाई, इसकी तुलना सेम के बीज से की गई है। सेम एक पादप का बीज है जो कि लगभग इतना ही मोटा होता है। तो ये दोनों किडनियां अपने कमर से थोड़े ऊपर वाले हिस्से में पीछे की तरफ पीठ के पास में पाई जाती है, और इसके जो बाहर वाले भाग है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो मध्य वाला भाग है उसको मेडुला बोलते हैं। इन किडनियों के अंदर काम करने वाली जो सूक्ष्म इकाई है उसको हम वृक्काणु या नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो लाखों की संख्या में नेफ्रॉन वाली संरचनाएं यानी वृक्काणु जो वृक्क के एक अणु के रूप में कार्य करते हैं, तो वो वृक्काणु इस किडनियों के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ से नाइट्रोजनी अपशिष्ट ऑक्सीजन युक्त रुधिर इन किडनियों में प्रवेश करता है, तो उन वृक्काणुओं के द्वारा उस अपशिष्ट का उस रक्त में से निस्संदन किया जाता है, और निस्संदन करने के बाद में जो अपशिष्ट बनता है मूत्र के रूप में, वो उन वृक्काणुओं के द्वारा इस मूत्र वाहिनियों के अंदर छोड़ दिया जाता है। समझ में आ रही बात? यानी दोनों किडनियों के अंदर वृक्काणुओं की संख्या बहुत सारी है, और वो वृक्काणु अपने में आने वाले रुधिर को जिसमें अपशिष्ट मिला हुआ है उस अपशिष्ट को छान करके अलग करके मूत्र वाहिनियों के अंदर छोड़ देता है। बाकी बचा हुआ जो शुद्ध रुधिर है वो वहां से वापस आकर के इस वृक्कशिरा के द्वारा चला जाता है। मूत्र वाहिनी क्या करती है? उसको लगातार ला करके कहाँ डालती है? एक थैलीनुमा संरचना जिसको मूत्राशय कहते हैं, इसमें ला करके उसको डाल देती है। लगातार जो किडनियां काम करती रहती है, तो लगातार उनसे बनने वाला मूत्र इस मूत्राशय के अंदर आकर इकट्ठा होता रहता है, और ये हमारे यहाँ पर नाभि के पीछे की ओर
कमर से थोड़ा ऊपर एक थैलीनुमा संरचना, तो उसमें आकर के भरता रहता है। ये आवश्यकता अनुसार फैल सकता है, उससे उड़ भी सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। जब मूत्राशय भर जाता है तो इसकी जो मांसपेशियां होती है उनकी संवेदना के अनुसार हमारे मस्तिष्क के पास में संदेश पहुंचता है और हम ऐच्छिक क्रिया के द्वारा इस मूत्राशय में संकुचन करके मूत्र मार्ग के द्वारा इस मूत्र का उत्सर्जन कर देते हैं। तो ये ऐच्छिक कार्य में आता है। अब किडनियां देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हमारा है। कई बार किडनियों के खराब होने पर या एक किडनी अगर हमारी खराब हो जाती है तो एक किडनी से भी हमारे शरीर का जो कार्य है वो चल सकता है, या फिर दोनों ही किडनियां खराब हो जाए तो फिर उस व्यक्ति का डायलिसिस किया जाता है, यानी कृत्रिम रूप से उस व्यक्ति के रुधिर का शुद्धिकरण कार्य किया जाता है, लेकिन वो कार्य लंबे समय तक संभव नहीं हो सकता है। या फिर दूसरे व्यक्ति की किडनी को ट्रांसप्लांट करके हम ये कार्य कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो वृक्काणु किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपके समझ में आ गया होगा कि मानव श्वसन तंत्र में प्रमुख रूप से क्या क्या आता है। दो तो आती है किडनियां, दो आती है मूत्रवाहिनियां, एक आता है मूत्राशय और एक आता है मूत्री मार्ग। वृक्क की धमनी के द्वारा इसमें ऑक्सीजन युक्त अपशिष्ट रुधिर आता है और वो दोनों किडनियों की वृक्काणु नामक संरचना में जाकर के क्षानित होता है या फिल्टरित होता है, और फिल्टर होने के बाद जो अपशिष्ट बचता है, जो मूत्र बचता है, वो मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है और मूत्राशय जब भर जाता है तो उसको ऐच्छिक पेशियों के द्वारा हमारे शरीर से बहिक्षेपित कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार का अपना आज का लेसन था। धन्यवाद।